वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर थर्ड के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हमारे पेपर थर्ड में कितने सेक्शन डिवाइड किए गए और उन सेक्शन में किस किस टाइप के चैप्टर्स हैं और उनमें से एक पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बुक थर्ड की। तो यहाँ पर जो पेपर थर्ड है उसको यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तीनों ही सेक्शन इक्वल नंबर के यहाँ पे पेपर में आते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले हमारी जो थर्ड बुक है उसको यहाँ पे नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्लाइड जूलॉजी यानी कि अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान, ईथोलॉजी और बायोस्टैटिक्स, ये हमारे पेपर जो थर्ड है यानी कि बुक जो थर्ड है उसका नाम है, जिसमें हमें अप्लाइड जूलॉजी के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें प्राणियों के जो कल्चर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और ईथोलॉजी होती है जो कि एनिमल्स के बिहेव से रिलेटेड एक साइंस होती है, जिसमें हम उनको व्यवहारिकी बोलते हैं। थर्ड टाइप से इसका बायोस्टैटिक्स यानी कि जैव सांख्यिकी, जिसमें हम हमारी साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, उन सब का यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं जो हमारी जैव सांख्यिकी कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो थर्ड बुक है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। अप्लाइड जूलॉजी जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स के कल्चर से संबंधित चैप्टर होंगे वो सेक्शन ए में आएंगे। ईथोलॉजी जो एनिमल का बिहेव होता है वो हमें सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। और बायोस्टैटिक्स जो हमारा थर्ड बुक का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी, जिसमें हम कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स स्टडी करेंगे। सेक्शन वाइज बांट करके इनके चैप्टर को डिस्कस करें तो सेक्शन ए में जो हमारा अप्लाइड जूलॉजी का है उसमें 2 पार्ट डिवाइड किए गए, जिसमें एक पार्ट है सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कल्चर से रिलेटेड चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहले चैप्टर की बात करें तो सेरिकल्चर है, जिसमें हम रेशम कीटों का पालन करेंगे। दूसरा है लाख कल्चर, जिसमें हम लाख कीटों का पालन करेंगे या उनका व्यवसाय करेंगे। ठीक है। तीसरा आता है एपीकल्चर, जिसमें हम मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं। इसी कल्चर का जिसमें हम मत्स्य पालन का कल्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉन कल्चर, जिसमें हमें झींगा संवर्धन को समझना है। और लास्ट आता है वर्मी कल्चर यानी कि केचुए का संवर्धन। वर्मी कल्चर को हम यहाँ पर कल्चर ऑफ अर्थवर्म और कहते हैं, यानी कि केचुए का संवर्धन। तो इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन ए है उसमें एक टोटल 7 चैप्टर है, जिसमें 7 चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के कल्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन ए के सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट के बारे में, जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, यानी कि एनिमल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ, ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जिनके हम यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एनिमल में वो आता है प्रोटोजोआ फाइलम का, जिसमें हमारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा आता है हेलमंथीज यानी कि जो कर्मी एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से हमें हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड आता है आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स भी बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फिर आता है मोलस्का। तो इस प्रकार से ये जो 4 फाइलम्स हैं ये इकोनॉमिक बेसिस पे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें इन एनिमल्स में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है कोरल्स एंड कोरल रीफ्स। देखिए ये जो एनिमल्स है वो सिलेंटेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं और ये इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं पानी में पाए जाने वाले, समुद्रों में पाए जाने वाले, और एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। चट्टान इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक चूना होता है उसके इकट्ठा हो जाने पर बनते हैं। देन आता है लार्वा ऑफ क्रेस्टेशिया। देखिए यहाँ पे जो
आर्थ्रोपोडा है उसमें एक जो क्लास है क्रस्टेशिया, उनके लार्वाज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, तो हमें इन सभी लार्वाओं को यहाँ पे डिस्कस करना है। देन आता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे कीट हैं, कीट पतंग है, उनका मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पर्ल कल्चर। देखिए सेक्शन ए का जो हमारा कल्चर वाला टॉपिक था उसमें भी हम पर्ल कल्चर को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस पे जो पर्ल है यानी कि मुक्ता संवर्धन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए जो है वो दो भागों में डिवाइड है, एक कल्चर के बेसिस पे, दूसरा आता है इकोनॉमिक के बेसिस पे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। देखिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो हमारा जो सेक्शन बी है वो है इथोलॉजी का, यानी कि बिहेवियर साइंस। देखिए ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पे एनिमल के बिहेव से संबंधित उसकी स्टडी की जाती है, जिसमें हमें यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने हैं। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें है इंट्रोडक्शन, यानी कि इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इथोलॉजी की हिस्ट्री, कि किस प्रकार से एनिमल ने अपना बिहेव स्टार्ट किया था, किस प्रकार से उन्होंने एवोल्यूशन के तहत जो अपने बिहेव है, कम्युनिकेशन है, उसमें चेंजेस किए। इस प्रकार से पूरी हिस्ट्री जो आती है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, एक दूसरे को मैनेज कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपना बिहेव शो कराते हैं। तो सेकंड चैप्टर हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी। देन थर्ड चैप्टर है हमारा मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, यानी कि हमारे बिहेव के अध्ययन के जितने भी यहाँ पे मेथड्स हैं, जितने भी यहाँ पे अध्ययन की विधियाँ हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर 4 एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रोल ऑफ फिरोमोन्स, यानी कि हमारे बिहेव से रिलेटेड हमारे जो प्रारंभिक ज्ञान के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिरोमोन होते हैं उनके क्या काम होते हैं हमारी बॉडी में या फिर एनिमल के बिहेव में। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा फिरोमोन के कार्यों का प्रारंभिक नॉलेज या ज्ञान। देखिए पांचवा हमारा चैप्टर है सोसाइटी का, यानी कि समाज का। यहाँ पर क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिलजुल कर के रहने वाले होते हैं, उनमें उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 1, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बी जो है वो भी सोसाइटी बना के रहने वाला एनिमल है, जिसमें हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं और इसके क्या एडवांटेज है अगर ये सोसाइटी बना करके रहते हैं तो। देन इसके बाद में आता है हमारे पास में डियर, ये भी एनिमल सोसाइटी बना के रहने वाला होता है, इसके भी हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एडवांटेज यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देन तीसरा एग्जांपल आता है हमारा मंकी का। ठीक है, मंकी भी सोसाइटी बना करके रहने वाला एनिमल्स है और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से रखता है और अपने एडवांटेज क्या है जब ये अपने सोसाइटी में रहता है। तो नंबर 5 जो चैप्टर है हमारा वो सोसाइटी का है, जिसमें हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं, उन तीनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं बुक थर्ड के सेक्शन सी के बारे में, जो कि हमारा बायोस्टैटिक्स का है, यानी कि जैव सांख्यिकी का। इसमें देखिए अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर वाइज डिस्कस करें, तो पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, यानी कि बायोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके स्कोप, एप्लीकेशंस, यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ पूछी गई हैं। इंट्रोडक्शन की बेसिक जो चीज़ है बायोस्टैटिक्स क्या है, किससे मिलके बना है, इसमें किस प्रकार की स्टडी की जाएगी उसके बारे में। दूसरा स्कोप, इसके उपयोग कहाँ है, एप्लीकेशंस। दूसरा था हमारा, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो बोलते हैं जैव सांख्यिकी का परिचय और उसके प्रयोग, कहाँ जैव सांख्यिकी के काम आती है। सेकंड चैप्टर जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, यानी कि वर्णनात्मक और निष्क्रिय सांख्यिकी की अवधारणाओं का ज्ञान या बोध। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बायोस्टैटिक्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ डाटाओं को कैलकुलेट करेंगे और उनसे निष्कर्ष निकालेंगे और उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बारंबारता वितरण। देखिए ये टॉपिक जो है आपका वो आप 10th क्लास में मैथ में पढ़े होंगे कि बारंबारता किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेम यहाँ पर हमारे जो साइंस है उसमें बायोस्टैटिक्स जो ब्रांच है साइंस की, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। देन और भी टॉपिक हैं जो आपके 10th क्लास में पढ़े हुए होंगे और वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 3 है आपका, जबकि इसके बाद में बात करेंगे
चैप्टर 4 है आपका डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का हम यहाँ पे ग्राफ के रूप में और डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और उनको एनालाइज करके उसकी स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 4 जो है वो है आंकड़ों का चित्रीय और ग्राफिकीय प्रस्तुतिकरण। जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आंकड़ों को हम डायग्राम और ग्राफ के बेस पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर 5 सेक्शन सी का मीन, मोड और मीडियन। देखिए 3 टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 5 में आपको दिए गए हैं। मीन मतलब समांतर माध्य, मोड बहुलक और मीडियन यानी कि मध्यमा या मध्य का। ठीक है, इन तीनों के हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस यानी कि इनके उपयोग को देखना है। तो इस प्रकार से जो आपका सेक्शन 3 है उसमें 5 चैप्टर हो चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका सेक्शन सी का। लास्ट चैप्टर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एरर एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हम आंकड़े यहाँ पे मीन, मोड और मीडियन के बेसिस पर निकालेंगे उसमें यहाँ पर जो कुछ एरर्स रहेंगी और कुछ विचलन्स रहेंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोले तो मानक विचलन और मानक त्रुटि और इनकी उपयोगिता, ये कहाँ पे काम में आते हैं। देखिए जो हम बायोस्टैटिक्स में जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे उसके जो सारे कैलकुलेशन होंगे वो एग्जिट नहीं आएंगे। ठीक है, तो उन एग्जिट नहीं आने के जो रीजन्स होंगे वो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर की हेल्प से समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पेपर जो 3 है उनके यहाँ पे तीनों सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन सेक्शंस को चैप्टर वाइज करके एक एक चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।